हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के 14 दिसंबर होने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, खास आपके लिए जो है पेपर को जो है 14 दिसंबर को ध्यान में रख करके पेपर बनाया गया है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में और कौन से क्वेश्चंस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको जो है आपको ध्यान में रख करके चलना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आनुवंशिकता को कैसी जो है सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार जो है सीटेट में टेट में पूछा गया है। ठीक है, हम सभी को पता है कि आनुवंशिकता जो होता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिलने वाले जो है गुणों को कहा जाता है। ठीक है, मतलब माता पिता से जो उसके जो गुण होते हैं, माता पिता के है ना जो गुण होते हैं वो उसके बेटे में ट्रांसफ़र होती है, या फिर कह लीजिए नाना नानी के जो दादा दादी के गुण होते हैं वो उसके माता पिता में जाते हैं और माता पिता के में से गुण जो है उसके बेटे में जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये एक सामाजिक संरचना किस तरीके की है, प्राथमिक, द्वितीयक, गतिमान और स्थिर। तो ये बच्चे जो हैं अक्सर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये एक स्थिर संरचना है क्योंकि आनुवंशिकता के जो भी आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है या कह लीजिए वंशानुक्रम है, ये जो है इसमें जो गुण होते हैं जो जीनों के माध्यम से एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं वो को उसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कहा जाता है स्थिर संरचना। माता पिता से जो भी ट्रांसफ़र जो भी गुण मिलेगा वो उसके बच्चे में जाएगा, इसको बदला नहीं जा सकता। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि इसको चेंज करके कुछ और जो है कर दिया जाए। तो ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर संरचना। इस इंग्लिश में बोले तो स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक जो है सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास जो है डैश डैश का उत्पाद है। तो ये किस चीज़ का उत्पाद है, तो हम सभी को पता होना चाहिए। अक्सर मैंने एग्जाम में क्वेश्चंस कराते वक्त ये आपको बताया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट परस्पर दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसमें हेरेडिटी, वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट दोनों का अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। और इन्हीं दोनों को अगर हेरेडिटी अच्छा है, मान लीजिए आनुवंशिकता जो है अच्छी है, माता पिता से मिलने वाले गुण अच्छे हैं और उस बच्चे का जो है इन्वायरमेंट, उसका आसपास का जो है इन्वायरमेंट अच्छा है, उसको ऐसा माहौल मिला हो, है ना, उसको जीवन में आगे बढ़ने के इस तरीके का माहौल मिला हो, तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, उसका डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कह लीजिए कि हेरिडिटी कमज़ोर है तो उस चाहे बच्चे के चाहे जितना जो है इन्वायरमेंट अच्छा देने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं जो है उसके डेवलपमेंट में मतलब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। या फिर इसको उल्टा कर लीजिए कि अगर बच्चे का जो है हेरिडिटी अच्छी है लेकिन उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है ना, बेचारा हेरिडिटी पर माता पिता तो बहुत अच्छे थे, उनके गुण भी अच्छे थे, लेकिन बच्चे का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो फुटपाथ में रहता है, भीख मांग के खाता है, तो उसका डेवलपमेंट कितना भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के विकास में। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे सी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है क्योंकि देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपको नोट कर लेना है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि बुद्धि कोई एक नहीं है, कई रूपों का है, मतलब कई है। तो उसमें से कई चीज़ों को डिफाइन भी किया था इन्होंने, 8 प्रकार की बुद्धियों को डिफाइन किया था। तो देखिए यहाँ पे जो है आंसर क्या है इसका थर्ड का, तो यहाँ पे ये बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, ये सामान्य और बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह स्टार विद्यार्थियों को बनाने में, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो ये आंसर मैंने कहा था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है, बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत है, तो बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने का जो है करने में मददगार है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में दूसरे के इरादे और इच्छाओं को समझने की जो है क्षमता है, ये बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये क्वेश्चन मल्टीपल इंटेलिजेंस का है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है जिसको परिभाषित कर रहा है कि एक बच्चे में दूसरे के इच्छाओं, इरादे, इमोशंस को समझने के, दुख दर्द को समझने की क्षमता होती है। इस तरीके की बुद्धि को क्या कहेंगे? तो मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था और 8 प्रकार की बुद्धि को इन्होंने डिफाइन किया, जिसमें से एक सामान्यतः हम कुछ नाम बता देते हैं कि जिसमें से जैसे कुछ लोगों में संगीत, म्यूजिक की समझ बहुत अच्छी होती है ना। मेरे अंदर म्यूजिक की समझ नहीं है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति में म्यूजिक की समझ है, वो म्यूजिक जो है तत्काल बना देता है। भाषा अच्छी है उसकी, है ना, कहानी लिख देता है, शेर व शायरी कर लेता है। जैसे सिद्धू, आपने देखा होगा नवजोत सिंह सिद्धू जो कपिल शर्मा में आता था, वो तत्काल जो है शायरी कर देता था, है ना। तो इस तरीके की भाषा होती है। बहुत सारे जो लेखककार होते हैं, शायरीकार होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जो संगीतकार जो गीत लिखते हैं, उनकी देखिए भाषा में कितनी अच्छी पकड़ होती है ना। उसी प्रकार से खाली स्थान को समझने की क्षमता होती है, जिसे कहते हैं स्थानिक बुद्धि, ठीक है। तो जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं। और तीसरी जो है, मान लीजिए तीसरी को क्या कह सकते हैं कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छे होते हैं, ठीक है। एक है मैथमेटिकल्स में अच्छे हैं, गणनाओं में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं। तो कुछ इस प्रकार की है। और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ये दो नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये जो यहाँ पे एक बच्चा दूसरे की इच्छाओं को, इरादे को, दुख दर्द को समझने की जो है क्षमता रखता है, तो उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन बी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता कि एक बच्चा अपने खुद के विचारों को जो है समझने की कोशिश करता है, अपने खुद के विचारों को अच्छी तरीके से जानता है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अंतरा होता है खुद के विचारों को समझना। खुद के विचार इसमें होते हैं और इसमें दूसरों के विचार होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो खुद के विचार कौन होंगे? जैसे बुद्ध, ठीक है। आपने देखिए ये लोग कितने जो है खुद के विचारों से जो है बुद्ध हो गए, और या तो फिर गांधी हो गए। इस तरीके से जो विचारक होते हैं उनके नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त जो है विधि कौन सी है? तो देखिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी इमोशंस चल रहे हैं, है ना, वो किस तरीके से जो है अभिव्यक्ति, मतलब आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, इसके जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज को, तो देखिए बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया वो सभी सही है, साक्षात्कार विधि होता है। अक्सर आप देखिए किसी भी व्यक्ति का जो इंटरव्यू होता है, वो आमतौर पे उसकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता। याद रखिएगा, नॉलेज जो है चेक करने के लिए नहीं होता, क्योंकि नॉलेज तो उसका पहले से ही चेक कर होके आ रहा है, क्योंकि वो कोई भी एग्जाम होगा, प्री दिया होगा या मेंस दिया होगा, तो वो पूरा ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ चैप्टर क्लियर करके आया होगा, पेपर दिया होगा, इतने लोगों को जो है मतलब डिफीट करके आया है, तो उसका नॉलेज तो नहीं चेक कर रहे हैं। तो उसको चेक क्या कर रहे हैं? उसके जो है भाव को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बार जरा बच्चे से बात तो कर लें, इस व्यक्ति से जो इस नौकरी के लिए चाहता है, तो उससे हम एक बार बात करें, उसके जो इरादे जरा जानने की कोशिश करें। तो ये संवेदना, उसके अंदर किस तरीके के भाव हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पता चलता है कि बच्चा जो व्यक्ति है वो किस तरीके की जो है इस जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे साक्षात्कार ही विधि का यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप एग्जाम में फेल हो गए हैं लास्ट जो है 7 जुलाई को होने वाले एग्जाम में, तो आपके लिए ये पेपर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पेपर्स की खास बात यह है कि टोटल जो सीडीपी में, मान लीजिए टोटल सीडीपी में टोटल 20 चैप्टर है, मैं बिल्कुल एक्सपैंड करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल 20 चैप्टर है। इन 20 चैप्टर में मैं आपको 30 के क्वेश्चंस देखता हूँ, और मैं 30 के क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ आपको, उसमें से मैक्सिमम चैप्टर आपके कवर करा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब हर एक जो है वो पियाजे से 2 क्वेश्चन हो गए, है ना, वाइगोस्की से 2 हो गए, कोलबर्ग से 2 हो गए, है ना, और समाजीकरण से 2 हो गए। इस तरीके से मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूं, ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसी पेपर से। तो आपको थ्योरी भी ना पढ़नी पड़े, बस आप पेपर देखते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि आज जो है पियाजे में कुछ और क्वेश्चन कराया, कल कुछ और कराऊंगा, नेक्स्ट डे कुछ और कराऊंगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है पियाजे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो या पियाजे हो या किसी अन्य टॉपिक की बात हो, इस तरीके से मैं आपको कराता हूँ।
तो मेरे पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को ध्यान में रख के मैं बनाता हूँ, टाइम लेता हूँ, ठीक है। इसलिए जो है ये अच्छे पेपर हैं, आप इन पेपर्स को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप और भी पेपर मत दीजिए, खूब सारे पेपर दीजिए, जितना ज़्यादा आप पेपर देंगे उतने ही अच्छे जो है नंबर लेके आएंगे। अगर आप 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पढ़ते वक्त नोट्स बनाइए, जैसे मैंने अभी आपको जो है क्वेश्चन कराए, इसमें से कुछ फैक्ट्स जो हैं जो आपको नहीं पता या जो कंफ्यूज करते हैं उसको नोट्स ज़रूर लिखिए। दूसरा पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए। अगर आप मेरे पुराने इस साल के अगर आप पेपर देखेंगे तो कम से कम 50 पेपर तो आपको मिलेंगे, और 50 में से 30 क्वेश्चंस तो मैं डेली कराता हूँ, केवल सीडीपी की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की अलग बात कर रहा हूँ। तो 1500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे केवल मिलेंगे, ना किताब खरीदने की ज़रूरत, ना कॉपी खरीदने की ज़रूरत, सिर्फ आपको 1500 क्वेश्चन सीडीपी से मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए जो है मैं पेपर्स बना करके लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई रिसोर्स नहीं है कि मेरे पास कोई जो है 4 लोगों की टीम हो, ठीक है। एक छोटे यूट्यूबर की तरह जो है पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जितना कोशिश हो सकता है कि मैं अच्छा से अच्छा कर सकूँ वो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। 10 लाइक्स का टारगेट है आज का टारगेट जो है पूरा करते हैं। और शेयर ज़रूर करिएगा, पेपर अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा। कोई अगर कमेंट है आपको, अगर कोई आपको कमेंट करना है, कोई बात है आपको जो है सीटेट के संबंध में आपको कुछ बात कहनी है तो वो आप हमसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 101% आएगा। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये सीडीपी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, मैथ पेडागोजी में पूछा जा सकता है, ये हर जगह पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, या देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण, तो ये किस विधि के सोपान है? तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी है, क्योंकि आगमन जो विधि होती है वो उदाहरण से नियम की ओर जाती है। ध्यान रखिएगा, कहां से जाती है? उदाहरण से नियम की ओर जाती है। मतलब बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके बाद उसके नियमों की जानकारी दी जाती है, परिभाषा दी जाती है, ये चीज होती है। तो उस विधि को कहते हैं आगमन विधि। ये जो होती है ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये चाइल्ड सेंटर्ड जो है विधि है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नियम से उदाहरण की ओर जाना है तो वो है निगमन विधि। तो ये विधि होती है नियम से उदाहरण की ओर लेके जाती है। तो पहले बच्चे को जो है नियमों की जानकारी दी जाती है, परिभाषाओं के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उसका उदाहरण पेश किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये जो होती है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए बेस्ट नहीं मानी जाती, मतलब बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन के लिए नहीं माना जाता। आमतौर पे ये बड़ों के लिए जो है यूज़ की जाती है नियम विधि, लेकिन बच्चों की बात करें तो आगमन विधि सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहूँगा ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आगमन और निगमन विधि, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, संभवतः जो है व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? तो देखिए क्वेश्चन यह है, सीटेट में वैसे तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मतलब चांसेस रहते हैं कि 80 या जो है 20% जो है चांसेस हैं कि 20% चांसेस है कि आपको ये मिले, और 80% चांसेस है कि कथन से संबंध में क्वेश्चन ना आए। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं कथन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो सबसे ज़्यादा हो सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है टाइलर, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा, पेपर से के समय एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, तो और आपके लिए आसान होगा कि 1 नंबर आपका फायदा ही पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी जो है स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है कि तो देखिए हर बच्चा जो है अपने आप में अलग है ना, उसकी योग्यताएं अलग हैं और उसकी क्वालिटीज़ अलग हैं, उसकी सोचने और समझने की क्षमताएं अलग है। तो इसका अर्थ क्या है? ये एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो यहाँ पे 8वें का ये है कि ये तो गलत बिल्कुल भी पॉइंट है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। तो कभी भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताएं, रुचि और प्रतिभाओं में समान नहीं हो सकते। तो बिल्कुल है, हर बच्चा, मैंने यहाँ अभी आपको बताया कि हर बच्चा स्वयं में विशिष्ट है, हर बच्चे की क्वालिटीज़ अलग हैं, उसकी सोचने, थिंकिंग पावर, समझने की क्षमता, सब चीज़ें अलग है, राइटिंग स्किल्स अलग हैं, इमोशंस अलग है,
फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के संरचनात्मक प्रतिमान का तत्व नहीं है। देखिए सिगमंड फ्रॉयड से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इन तीन से ही आएगा, है ना। इसमें से जो प्रतिमान तत्व नहीं है वो है, आंसर है ऑप्शन सी, सुपर इड नाम के कोई चीज नहीं होता। सिगमंड फ्रॉयड ने केवल तीन चीजों को डिफाइन किया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। और यहां पे इन तीन से ही आपको क्वेश्चन जरूर से मिलेगा 101% जब भी अगर सिगमंड फ्रॉयड का है। और उसमें से क्या मिलेगा मैं आपको ये बता देता हूं। तो अगर आपसे क्वेश्चन एक तो ये होगा कि सिगमंड फ्रॉयड ने जो है इसमें से कौन सा तत्व नहीं है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन पूछेगा आपका सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार जो है किस जो है प्रतिमान में जो है नैतिकता ये चीजें नहीं होती। तो यहां पे नैतिकता नहीं होती है क्योंकि ये जो है ऐसे समझ लीजिए इसको कि ये इड होती है, ये जन्म से होती है। पहली चीज तो एक तो पॉइंट ये लिखिएगा, जन्म से होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ये इड होती है। जैसे जैसे जो है बच्चा बढ़ता है इसके अंदर जो है लालच वाली प्रवृत्ति होती है। तो लालची होता है, एक तरह से कह सकते हैं सेल्फिश होता है ना। स्वयं के लिए बस सोचेगा, हर चीज़ स्वयं को चाहिए। खाने पीने आप देखिए बचपन में बच्चा जो होता है अगर एक चॉकलेट भी लिया होगा तो तुमको नहीं देगा, है ना, चोरी चोरी खा लेगा, है ना। और उसको मना भी करोगे तो भी वो चीज़ें मानेगा नहीं तुम्हारा। तो वो उसमें नैतिकता जो है नहीं होती है, नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है, सामाजिक बिल्कुल नहीं होता बच्चा, ठीक है। तो अगर उससे कह दो कि 2 साल के बच्चे को कि अगर जो चल फिर लेता है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो 2 साल का बच्चा 2-2.5 साल का बच्चे से अगर कह लो जाओ पापा के लिए पानी लेके आओ तो वो नहीं लाएगा, है ना। उसको जो है उसको नहीं लाना है उसको, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब ईगो एक होता है, तो ईगो जो है दूसरा है, ये होता है ये बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो मानवतावादी होता जाएगा। मानवतावादी कह दीजिए इसको, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो जैसे जैसे उम्र में बढ़ेगा आगे तो बच्चा मानवतावादी होता है। मानवतावादी होगा तो मतलब सही और गलत में पहचान भी करने लगेगा, सही और क्या गलत है। जैसे चोरी करना गलत है तो उसे पता है ना। गाली गलौज करना गलत है, मारना पीटना गलत है ना। इस तरीके से बुद्धि चेतना का विकास हो चुका होगा। यहाँ पे बुद्धि चेतना से सोचेगा, इनसे सोचेगा, कार्य को जो है बुद्धि से सही करेगा, सही करने की कोशिश करेगा। अब आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सुपर ईगो से। ये होता है इसमें बच्चा जो है सामाजिक हो चुका होता है, सामाजिक हो चुका है, आदर्श पर आधारित बच्चा है, आदर्शवादी है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और नैतिकता यहाँ पे भरपूर भरी पड़ी है इसके अंदर, गलत और सही तो करता ही है, नैतिकता कि क्या सही है क्या गलत में करने की वो कोशिश करेगा, बुरे विचारों से दूर रहेगा, आदर्शवादी व्यक्ति होगा, ये चीज़ें। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को नोट कर लीजिए और बस बेधड़क जो है एग्जाम में बैठिए। आपको सिगमंड फ्रॉयड में यही क्वेश्चन आएगा हमेशा, ठीक है। और भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको वो बताता रहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो है डैश डैश पर बल देता है। तो मैंने आपको कई बार आपसे कहा है कि मूल्यांकन के संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और इनफैक्ट एक नहीं कभी कभी 4 हो सकते हैं या 5 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन कोई केवल सीडीपी में ही नहीं होगा, हिंदी में भी होगा, ईवीएस के पेपर में भी इसका यह क्वेश्चन बनता है, मैथ के पेपर में भी बनता है ना। तो सब क्वेश्चंस में, सब पार्ट्स में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बिल्कुल समान क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हिंदी पेडागोजी में कुछ और पूछेगा। तो जो बच्चे नए हैं ये समझ लीजिए कि ये मूल्यांकन वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मूल क्या उद्देश्य होता है यहाँ पे ये, तो बच्चे का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है, एक चीज समझ लीजिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चे में जो भी कमियां हैं, ठीक है, जो भी कमियां हैं उसको कैसे सुधारा जा सके, इस चीज का पता लगाना होता है। मूल्यांकन का मूल अर्थ होता है, ना कि उसका टेस्ट लेना होता है, ना कि उसको जो है नंबर दिलाना होता है, ना कि उसको एकेडमिक पास कराना होता है, इस तरीके से जो है रटना होता है, रटाना होता है, ये सब कुछ भी नहीं होता। सिर्फ केवल मूल्यांकन होता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं, उसकी खामियों को पता करो, और खामियों को पता कर देंगे तो जाके तभी तो उसको सुधारेंगे, इस चीज़ का होता है। तो यहाँ सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, मैंने कहा था पेपर लेने वाला कुछ नहीं, शिक्षण के साथ जो है परीक्षाओं का सामंजस्य, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ पेपर का कोई रोल नहीं है। सीखने को किस प्रकार से अवलोकित करना, उसका रिकॉर्ड तैयार करना, सुधारा जाए, इस पर जो है चर्चा की जा सकती है। तो ये इस पर बल देता है, ना कि बोर्ड परीक्षाओं पर बल देता है। तो मैंने आपको पूरी पॉइंट बता दिया है, सिंपल शब्दों में है जो पॉइंट आपको मैंने बताया, बस वो आपको नोट कर लेना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता जो है बाहरी कारणों से निर्धारित होती है। अब यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोहलबर्ग ने जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत जो है कौन सा है, तो उन्होंने जो है सिद्धांत दिया था नैतिकता का सिद्धांत। इसके तहत इन्होंने 3 जो है लेबल दिए थे, जिसका नाम है पूर्व जो है पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पारंपरिक अवस्था और तीसरा है पश्चात पारंपरिक अवस्था। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पहले वाले को जो कहेंगे वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरे को है कन्वेंशनल लेवल और तीसरे को है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन 3 जो है स्टेजेस में आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेज में, किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित होती है। बस आपको इतना नोट करना है कि नैतिकता बाहरी कारणों से होती है, मतलब बाहर से कैसे का मतलब है, इसका मतलब है कि कोई अन्य व्यक्ति जो है उसको नैतिकता के पाठ पढ़ाएगा, जैसे माता पिता उसको बताएंगे, है ना। उसके अंदर जो है नैतिकता नहीं होती, उसको बताते बेटा ये सही नहीं बात, गलत बात है ना, ऐसे नहीं करते। तो ये चीज़ होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था, जो कि पहला ही स्टेज माना जाता है, ठीक है। और इस पहले स्टेज में 2 लेवल होते हैं, तो हर स्टेजेस में 2 लेवल हैं, याद रखना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, तो टोटल जो है कोहलबर्ग में 6 लेवल हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, 6 स्टेजेस हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 6 स्टेजेस हैं और जो है 3 लेवल है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, तो ये है पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। अगर आपसे बोले कि नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, तो वो है पश्चात पारंपरिक अवस्था, जिसे कहते हैं पोस्ट जो है इस चीज़ पे है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मैंने जो है कोहलबर्ग के संबंध में जो है आपको पूरा का पूरा एक थ्योरी दिया है, थ्योरी वीडियो है और उसके साथ साथ क्वेश्चंस वीडियो भी है, ठीक है। ये वीडियो आपने देख लिया तो कोहलबर्ग में कोई भी क्वेश्चन आपका जीवन में नहीं गलत होगा। मतलब एक एक क्वेश्चन मैंने ढूंढ ढूंढ के बनाया है, ऐसा जो है पेपर बनाया है। तो उस थ्योरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे जो है सीडीपी थ्योरी क्लास का जो है वीडियो पड़ा होगा, वहाँ पे कोहलबर्ग का जो है आपको वो वीडियो देखना होगा, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल जो है वापस रख दी, क्योंकि उसे पकड़े जाने की जो है पकड़े जाने का जो है डर था। और ये कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो है 3 लेवल है, 3 लेवल हैं। 3 लेवल पूर्व ये और उत्तर जो है ये है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये नहीं है, ये है पियाजे की अवस्थाओं में से। और इनमें जो है 2 स्टेजेस हैं, ये मैंने भी आपको अभी बताया। जो स्टेजेस इसके बारे में बात हो रही है, इस क्वेश्चन के संबंध में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो 12वें का आंसर है वो है ए, पूर्व परंपरागत स्तर जिसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये स्तर में होता है 2 स्टेजेस होते हैं, जिसको कहते हैं बच्चा। इसमें एक तो होता है पनिशमेंट वाला, पनिशमेंट पॉइंट लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है, तो ये है पनिशमेंट से बचने के लिए जो है ये सब करता है। अच्छे मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता जो है पनिशमेंट से बचने के लिए करता है कि कोई मुझे मारे ना, माता पिता ना मारे, डांटे पीटे ना, इसलिए जो है ये चीज़ें कर रहा है। तो पेंसिल वापस रख देता है क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर है, सज़ा का डर है, उसके मम्मी पापा मारेंगे, स्कूल में बेइज्जती हुई, इस तरीके की चीज़ों का डर है, ठीक है। दूसरा है ये पर्सनल रिवॉर्ड के तहत, पर्सनल रिवॉर्ड के तहत तो इसमें क्या होता है कि उसको एक्सचेंज में क्या मिल रहा है, तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इन 2 इस वाले पहले वाले पॉइंट में कह सकते हैं कि ये 2 पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक के रूप में लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है। आप अपने विद्यार्थियों को मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे। तो हम सबको पता होना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इसने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसने ये कहा था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, वो समाज और संस्कृति के परस्पर उनके साथ अंतःक्रिया करके, परस्पर साथ रह करके होता है। उसके साथ साथ रह करके जो है अपनी भाषा का भी जो है विकास करता है। ये पॉइंट इन्होंने कही थी। तो यहाँ पे जो है कि अगर हम विद्यार्थियों के मूल्यांकन की बात करें लेव वाइगोत्स्की के संदर्भ में, तो हम सहयोगात्मक परियोजनाओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ठीक है, ऑप्शन होगा ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो है सहयोगात्मक परियोजनाएं के संदर्भ में काम करती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ठीक है। समझने की चीज़ है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो है स्कीमा निर्माण मौजूद योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने का परिणाम होता है। मतलब आपके जो है अंदर कोई जानकारी है, कोई मान लीजिए पुरानी जानकारी है, अब आपको नई जानकारी उसके संदर्भ में मिली, तो आपने उस पुरानी जानकारी में ऊपर जो है कोडिंग कर दी उस नई जानकारी को, मतलब उस पर संशोधन कर दिया पुरानी जानकारी को, तो अब पुरानी जानकारी ही आपकी पूरी न्यू जानकारी हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, तो पियाजे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे आत्मसात और जो है समायोजन कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 14वें का डी होगा, आत्मसात और समायोजन इसको कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग के सिद्धांत की जो है प्रमुख आलोचना किस संदर्भ में हुई थी। तो देखिए कोलबर्ग ने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, इस पॉइंट को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने 3 लेवल दिया था, हर लेवल में हर लेवल में 2-2 स्टेजेस भी थी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आलोचना इसके सिद्धांत की क्यों हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी कमी ये हो गई कि इन्होंने सारे के सारे जो भी कोलबर्ग के सिद्धांत नैतिकता के जो भी एग्जाम्पल पेश किए वो पुरुष पर आधारित थे, तो इनको कहा गया कि ये पुरुषवादी व्यक्ति हैं, है ना। स्त्रियों के लिए एग्जाम्पल इन्होंने सेट ही नहीं किया। एक तो पहली बात तो इन्होंने तो लिंग जो है भेद जो है इनका आरोप लगा था कि लिंग भेदी आदमी है ये व्यक्ति, ये एक लिंग पर जो है सारे एग्जाम्पल दिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो महिला और पुरुष के संदर्भ में नैतिकता तर्क सांस्कृतिक अंतर को ध्यान में इन्होंने नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की सोच अलग होती है, इनका जो है डेवलपमेंट अलग होता है, तो इस तरीके से हो सकता है कि दोनों का निर्णय लेने का भी जो है अलग हो, ये इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने एग्जाम्पल लिया, लड़के का एग्जाम्पल लिया, हर बार यही करते थे। ठीक है, और अगर इसकी जगह ये ऑप्शन ना आए तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन एक और आएगा आपको। एक तो ये होता है लिंग वाला, एक तो होता है इन्होंने सांस्कृतिक पहलुओं को जो है इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, सांस्कृतिक जो है पहलुओं को इंपॉर्टेंट नहीं दिया। इनके ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है पश्चिमी सभ्यता पर आधारित थे। पश्चिमी सभ्यता मतलब यूएसए, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, इस तरीके जो है आधारित थे। अब मान लीजिए पश्चिमी सभ्यता और भारत के संदर्भ में इनकी बात करें तो यहाँ पे जो है सभ्यताएं अलग है, संस्कृति अलग है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने संस्कृति को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, तो इसलिए इस चीज़ की आलोचना होती है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, इन तीनों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इन्हीं 3 के अलावा चौथा कोई है नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बचपन में जो है सामाजिकरण का प्राथमिक केंद्र क्या है। तो देखिए सामाजिकरण का प्राथमिक केंद्र बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, हम सभी को पता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया उसके घर से होती है। घर से मतलब उसके माता पिता से होते हैं। भाई माता पिता ही पहले बच्चे को लालन पालन करते हैं, तो वही सामाजिकरण की नैतिकता सिखाते हैं। जो बातें वो माता पिता सिखाएंगे, अगर बच्चे के जो है सर से माता पिता जो है ना हो, मान लीजिए उस किसी वजह से मान लीजिए उसके साथ दुर्भाग्य हो जाए, तो उसकी नैतिकता भी कहीं ना कहीं जो है कंप्रोमाइज़ होगी और कहीं ना कहीं उसका विकास जो है डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये चीज़ होता है। सामाजिकता के प्राथमिक केंद्र क्या है, सामाजिक जो है प्रभाव के बिना जो है स्वतंत्र सोच विकसित करना या सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना। तो प्राथमिक केंद्र यही है, ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, और वो केंद्र कहाँ है, वो माता पिता के द्वारा, उसके नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब जो परिवार के जो मूल सदस्य होते हैं उनसे यहाँ से उसको सब मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, इस चीज़ को जो है किस रूप में डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे है 1 का ए, एक सेकेंड, अधिगम का मूल्यांकन होता है तो किसी अनुदेशन अवधि के अंत में छात्र सीखने का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तो आंसर हो गया ये। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। तो अधिगम का मूल्यांकन होता है, इसको कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं जो बताता जा रहा हूँ योगात्मक मूल्यांकन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है बच्चे का जो होता है किसी अवधि या पाठ्यक्रम के अंत में जो है किया जाने वाला जो है मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे अवधि के अंत में छात्र सीखने का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना जो है उसने अब तक जो है तैयार किया है, जो भी है इस तरीके से। यहाँ पे अधिगम के लिए मूल्यांकन हो गया यहाँ पे, तो ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित होता है। रचनात्मक मूल्यांकन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही मूल्यांकन होता है। इसमें बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन तभी होगा जब सीख रहा होता है, तभी इसका मूल्यांकन होता है। जैसे क्या होता है इसमें,
एक चीज़ जैसे क्लास में डिस्कशन करवा ली जाए, ग्रुप डिस्कशन हो जाए, या फिर क्विज एग्ज़ाम में क्विज जो है छोटे छोटे पेपर्स में जो है, कभी कभी क्लास टेस्ट हो जाता है, उसी तरीके से समझ लीजिए बिना बताए क्लास टेस्ट हो जाता है, क्विज का आयोजन कर लिया जाए। टीचर जो है बच्चे को ऑब्जर्व करे ध्यान से कि कौन सा बच्चा कैसा जो है कार्य कर रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक टीचर अवलोकन द्वारा टीचर ऑब्जर्व करे उस बच्चों को अच्छे से, तो ये तरीके से जो है मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे जो सी का आंसर है, बी का आंसर है वो है अधिगम के छात्र अधिगम में सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना, तो मतलब प्रतिक्रिया प्रदान करना कैसे, ऑब्जर्व द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अधिगम के रूप में मूल्यांकन, तो अधिगम के रूप में अगर हम मूल्यांकन करें तो इसमें क्या होता है, स्वयं इसमें बच्चा जो होता है, जो छात्र होता है उसमें स्वयं का मूल्यांकन करता है, अपना मूल्यांकन वो स्वयं करता है ना, इसमें भूमिका उसकी स्वयं की होती है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर, शिक्षण शुरू होने से पहले छात्रों के कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, और इसमें जो है या तो फिर जो है ये सामान्य मानक के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापने के लिए लगातार प्रशासित जो है और अंकित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है थर्ड का बी, तो यहाँ पे देखिए आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो होता है मानकीकृत मूल्यांकन, इसमें जो होता है मानक के द्वारा जो है एग्जाम में स्कोर्स जो है एग्जाम कराना, फिर सबको एक मानक में रहना, फिर फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, ये चीज़ है। तो यहाँ पे फोर्थ का डी है आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो मैं आपको चाहता तो मैं आंसर बता सकता था, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने पॉइंट्स जो बताए उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, उससे आप नहीं भूलेंगे कभी भी, ठीक। गतिविधि को जगाने, बनाए रखने और विनियमित करने की प्रक्रिया को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो गतिविधि को जगाने और बनाए रखने वाली जो है इस चीज़ को कहते हैं अभिप्रेरणा, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कहें तो मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन कैसे होता है, तो वो होता है बाहरी मोटिवेशन, बाहर से कोई मिले, जैसे कोई डिमोटिवेट है, उदास है, उसको कह रहे यार तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ, है ना, मुझसे कुछ चाहिए तो मुझसे पूछो, पेपर में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार। तो ये मोटिवेशन होता है बाहर से मोटिवेशन की मुझे ये गोल प्राप्त करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे सीटेट का एग्ज़ाम निकालना है, और सीटेट का एग्ज़ाम निकालना है मुझे क्योंकि नौकरी चाहिए, मेरे पास नौकरी नहीं, मैं जीवन में क्या करूँगा। तो ये जो गोल है ये बाहरी मोटिवेशन का उदाहरण है। अब यहाँ पे बात करते हैं आंतरिक मोटिवेशन। अब आंतरिक मोटिवेशन आंतरिक मूल रूप से आनंद की ओर होता है, आपको मजा आ रहा है इस कार्य में, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। जैसे बच्चा स्कूल में होमवर्क मिला और घर आकर के तुरंत करता है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, उसको कोई डर नहीं है, उसको कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, वो स्वयं से कर रहा है। उसको खेलने गया, टाइम से खेल करके टाइम से आया और स्कूल में पढ़ा, अपना होमवर्क लेके बैठ गया, पढ़ने बैठ गया। तो ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव को बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वो सीटेट की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है, वह डैश डैश से अभिप्रेरित है। अब देखिए वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब बच्चे को यहाँ पे पढ़ाना उसको अच्छा लग रहा है और इसीलिए वो सीटेट का एग्जाम दे रहा है, ताकि जो है नौकरी प्राप्त कर लेगा और फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, क्योंकि उसे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको इसी काम में आनंद आता है, उसकी इसी काम में रुचि है, इसी काम में उसका मन लगता है, इसलिए वो ये कर रहा है। इसकी जगह कोई और काम कर सकता था, क्योंकि उसको नौकरी पाना होता तो वो कहता कि सरकारी प्राप्त करना है क्योंकि घर में पैसे कमाने हैं, इस तरीके से कुछ भाव होता। ये बाह्य रूप से अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा जो है अध्यापकों को शिक्षार्थियों के रूप में तथा डैश डैश के रूप में उपेक्षित करती है। तो ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। भाई एक प्रगतिशील क्लासरूम में टीचर जो होता है वो बच्चों को जो है सुसाधक ज्ञान के सृजन के रूप में जो है कार्य करता है। उसका काम होता है वो बच्चे को मतलब उसके जो है ग्रोथ पे काम करता है, उसको जो है तार्किक बनाने के काम करता है, उसके पढ़ाई में कितना वो अच्छा हो सके उस पर काम करता है। हर बच्चे की प्रतिभाशीलता को जो है ध्यान में रख के कार्य करता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके का है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख। तो इस प्रगतिशील ये प्रोग्रेसिव जो है क्लासरूम में इसी तरीके से टीचर काम करता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में आया
पढ़ाया और बस बैठ गया, ऐसा नहीं है। हर बच्चे की जो है उस जो है लक्षणों को देखता है कि कौन सा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, उसको कितना नॉलेज है, कितना नहीं है, कुछ अगर कमियां हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करता है। यही होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर का वर्क होता है। ठीक है, तो यह सुसाधक के रूप में होता है, ज्ञान के सृजन के रूप में सक्रिय कार्य करता है। यहाँ पे 20वें का आंसर है सी। ठीक है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो मैंने आपको सीधा सीधा मैंने आपको कोलबर्ग का पूरा एक तरीके से बेसिक कुछ बता दिया। तो मैंने आपको बताया था कि प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे कहते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था, उस ये पहला है। दूसरा कन्वेंशन है जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, और उसके बाद तीसरा है पश्चात कन्वेंशनल लेवल, जिसे कहते हैं पश्चात पारंपरिक अवस्था। और यहाँ पे अवस्था जो होती है वो होती है पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों पर आधारित होती है, तो ये है पारंपरिक। आंसर है ऑप्शन बी। और अगर जो है पूछा जाता कि बच्चा जो है नैतिकता जो है उसको जो है आंतरिक कारणों से मिल रही है, स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो वह पश्चात जो है पश्च जो है पारंपरिक अवस्था। तो यहाँ पे आंसर है बी जो है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अभिकथन है कि कक्षा में लचीली बैठने की व्यवस्था जो है विविध शिक्षार्थियों के बीच भागीदारी और संलग्नता को बढ़ाती है। मतलब हर बच्चे को कहाँ बैठना है ये हमको नहीं बताना होता है, बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, है ना। बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, टीचर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेट करने के बाद वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था जो है क्लास में है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षार्थियों के बीच में भागीदारी संलग्नता को बढ़ाती है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो है कारण क्या है जो इससे इंटरलिंक करे। तो समावेशी वातावरण में कक्षा व्यवहार, जो भी समावेशी वातावरण क्या होता है, ऐसा क्लासरूम जहाँ पे सामान्य बच्चा भी हो, विशिष्ट बच्चा भी हो, है ना, और जो है प्रतिभाशाली बच्चा भी हो, सब प्रकार के बच्चे उसमें पढ़ते हो। किसी को रोक टोक ना हो कि ये वाला जो है ये व्यक्ति जो है अमीर नहीं है, ये बच्चा रंग रूपी में अलग है, या फिर ये बच्चा जो है जाति में अलग है, या फिर ये बच्चा को दृष्टि बाधित है, या इसको सुनने में दिक्कत है, ये शारीरिक रूप से विकलांग है। इस तरीके की जो है भावनाएं नहीं होती समावेशी वातावरण में, समावेशी क्लासरूम में। तो समावेशी वातावरण में कक्षा व्यवहार के प्रबंधन के लिए पारंपरिक बैठने की व्यवस्था अधिक प्रभावी है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये यहाँ पे देखिए दोनों ही सही है, ऑप्शन यहाँ पे ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए है, वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मैंने आपको पहले भी अभी कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले कराया है कि भाई वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चे के संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास में समाज और संस्कृति का दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, और बच्चा जो है इसके संपर्क में रहकर अपने भाषा का डेवलप करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है कि मानना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण जो है उपकरण है। ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। कारण है कि वाइगोत्स्की ने निजी भाषण अपरिपक्वता का संकेत है और इसे जो है शिक्षण वातावरण में हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ हतोत्साहित वर्ड दिया है, तो ये तो पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब ये निजी भाषण शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे आपको वाइगोत्स्की ने जो है 3 प्रकार के भाषण स्पीच जो है दिए है। एक तो सामाजिक होता है जिसे कहते हैं सोशल स्पीच, और ये है प्राइवेट स्पीच, और एक है इनर स्पीच। ठीक है, तो सोशल क्या होता है, बच्चा सोशल सामाजिक रूप से सीखता है, सामाजिक एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। हम आपस में एक दूसरे से बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे, तुमसे कम्युनिकेट करेंगे, चाचा से कम्युनिकेट करेंगे, बाहर वाले लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। इससे जो है वो सोशली चीज़ें सीखता रहेगा और धीरे धीरे ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी। ठीक है, एक तो ये होता है। उसका निजी भाषण का होता है कि बच्चा जो है अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है बोल बोल करके, जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग खुद ही अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं बैठ करके शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर से कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट, तू कर सकता है, इस तरीके से। तो ये निजी भाषण का प्रयोग होता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो बच्चा निजी भाषण का प्रयोग करता है। अब इनर क्या होता है, तो यह क्या होता है, जैसे निजी भाषण जो है आगे जा करके वो इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। और इनर स्पीच में क्या होता है, अब बच्चा बोल बोल के नहीं करता, यू कैन डू इट, मन ही मन में करता है कि मन ही मन में उसके होता है मैं कर लूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा, मुझे पता है ना कैसे करना है, ये मन ही मन में उसको कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है?
तो वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया है। यह शिक्षण और मूल्यांकन के लिए समीपस्थ को कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाए तो ZPD। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस ZPD क्या है, ये इसमें क्या होता है कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता, कि बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है ZPD। तो क्या आता है और क्या नहीं आता है बच्चे को, इसके लिए आपको एक बाहर मान लीजिए ये आपको आता है और ये चीज़ कुछ क्षेत्र आपको नहीं आता, तो ये है किसी की सहायता से किया गया जो कार्य होता है। ये जो रंगा हुआ क्षेत्र है ये है किसी की सहायता से किया गया कार्य, ZPD कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को लिख लीजिए बस, केवल क्या आता है और क्या नहीं आता। दूसरा पॉइंट है किसी की सहायता से किया गया कार्य जो है ZPD कहलाता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण के संदर्भ में मैंने बताया था कि डेवलपमेंट जो है इन दोनों के ही परस्पर अंतःक्रिया से होगा। व्यक्ति का जो विकास होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया से ही होता है। तो इसी चीज़ को हम ढूंढना है हमें आंसर। इस पॉइंट को बस नोट करिएगा और ये आगे बढ़ते जाइए। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पहलू जो है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आंसर यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 50-50% दोनों की भूमिका होती, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि आनुवांशिकता 50% है बच्चे के डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंट 50%, ऐसा नहीं है। तो कुछ पहलू जो है हम ये नहीं कह सकते कि आनुवांशिकता का कितना पहलू इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन बच्चे के डेवलपमेंट में आनुवांशिकता इन्वॉल्व है और उसके बाद पर्यावरण भी इन्वॉल्व है और पर्यावरण का कुछ पहलू इन्वॉल्व है। तो यहां पे आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पियाजे का सिद्धांत कहता है, इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके तहत इन्होंने 4 जो है चरणों को जो है डिफाइन किया था, 4 चरण को। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से तो 102% क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नहीं 2%, ठीक है। तो विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, तो बिल्कुल सही है। और यहां पे पूछ रहा है कहा नहीं जा सकता। विकास बच्चे जो है अपनी दुनिया के बारे में एक समझ का निर्माण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही कहा है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर अंतःक्रिया करते हैं, तो ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता। निरंतर अभ्यास से अधिगम वाला सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। थॉर्नडाइक ने जो है ये डिफाइन किया था, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ठीक है। ये किसने बोला था, ये थॉर्नडाइक ने बोला था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो टीचर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। कक्षा में टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुशासन को बनाए रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। एक टीचर को निर्धारित जो है सिलेबस के अनुसार जो है कार्य करना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं, ठीक है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, सिलेबस को पूरा करना, उसका जो है और दोहराना, रिवीजन कराते रहना, ये उसका मूल जो है काम है। या आराम के लिए जगह बनाना और बच्चे जहाँ पे संवाद करें और पूछताछ करें उसके माध्यम से सीखें। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी किस चीज को दर्शाती है। तो ये तो बिल्कुल जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये शब्द जो है अगर कहीं नोट आ जाए कि एक टीचर जो है लड़का और लड़की में भेद कर रहा है कि ये मत करो, लड़कियों जैसा मत करो, लड़के जैसा बिहेव करो, ये लड़कियां करती हैं, ये लड़के नहीं करते, इस तरीके का, तो जेंडर रूढ़िवादिता, ये शब्द नोट कर लीजिए। जेंडर रूढ़िवादिता, इंग्लिश में कहें तो जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं आंसर। तो यहां पे लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि ये चीज़ मानता है कि लड़कियां जो है वो डांस करेंगी, लड़के जो है डांस नहीं कर सकते, या फिर लड़के खाना बनाना लड़कों का काम नहीं है, ये लड़कियों का काम है। लड़कियां कार नहीं चला सकती, केवल लड़के ही कार चला सकते हैं, लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती, है ना। इस तरीके से लड़कियां जो है फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकती। तो इस तरीके की कुछ जो धारणा होती है ये रूढ़िबद्धता धारणा को दर्शाता है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। पुरानी तकियानुसी बातों को दर्शाता है, पुरानी सोच को दर्शाता है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में दे रहे होंगे, जो सीटेट का पहले भी दे चुके हैं, ये समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है।
अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना, तो शिक्षण में तकनीक में पहले आपको कुछ पता नहीं होता है, फिर उसके बाद आप निश्चित की ओर चले जाते हैं, फिर आपको सब कुछ याद हो जाता है। इस तरीके से सामान्य भाषा में समझा रहा हूं। तो अनिश्चित से पहले आपको सब कुछ अनिश्चित ही तो होता है। आपको आगे एक सादी किताब दे दी जाए, है ना, और आप 9वीं से 10वीं क्लास में गए हों और 10वीं की आपको बुक्स दी जाए, तो उसके बाद आपको सब कुछ लगेगा यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना, एक तो ये हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। दृश्य से अदृश्य की ओर जाना, या फिर इसको नाम कह लीजिए मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। पहले जो चीज़ें होती हैं वो पहले आपको किताबों में पढ़ा के लिखा करके कराई जाती, फिर आपको जो है आपकी चेतना, आपके बौद्धिक की, ऐसा क्वेश्चन होगा 2+2 कितना होता है, तो वो कहता मन ही मन में सोचता है 2+2 4 होता है सर। तो ये होता है अमूर्त की ओर जाना। ठीक है, पहले आपको जो है लकीर खिंचा के जो है कहते हैं ये देखो 2 और 2 ये कितना हो गया, तो 1 2 3 4, आंसर इज 4। अब फिर पूछेगा अमूर्त की ओर जाने वाला, जब धीरे धीरे एज बढ़ेगी, क्लास बढ़ेगा, तो ऐसे जो है तो इस तरीके से होता है। ठीक है, सरल से कठिन की ओर जाना, तो निगमन से आगमन की ओर जाना, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। आगमन से निगमन की ओर जाना होता है, यहाँ पे शिक्षण सूत्र नहीं है। आगमन, निगमन से आगमन की ओर। आगमन विधि मैंने क्या बताया था, उदाहरण से पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद नियमों की जानकारी दी जाती है। निगमन में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर जो है उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और भी क्या हो सकता है, मूर्त से अमूर्त हो गया, पूर्ण से अपूर्ण के रूप में हो गया, है ना, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। ये सब शिक्षण सूत्र है। ठीक है, ये चीज को याद कर लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। बहुत बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, मैं तो चाहता हूं कि आज ये क्वेश्चन कमेंट में जो है आप दें कि देखें कितने बच्चों ने जो है इसका आंसर जो है कितने बच्चों को जो है इसको जो है इसका आंसर पता है। इसका आंसर, एक काम करिए, छोड़िए, रहने दीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। ऑप्शन ए है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, आज के जो 30 क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कल फिर आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा सीटेट का। कल मैं आपको जो है कराता हूँ हिंदी पेडागोजी या ईवीएस में या मैथ में, कुछ भी लेकर के आऊँगा। तो कल के लिए इंतजार करिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स है, और शेयर कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।